ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसा कि हमने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई फ्रॉम विच फैक्ट्री वी हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम विच वेयर हाउस, कितनी क्वांटिटी आप ट्रांसपोर्ट करें। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो अंदर की एंट्रीज हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम फैक्ट्री F1 टू वेयर हाउस W1. This, the number inside the box shows the cost of transporting 1 unit of commodity from different factory to different warehouses. And outside the box, these are the entries which shows the supply from the factory F1, F2, F3. ये तीन जो फैक्ट्रीज है, इनसे जो जितना भी आप सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कितना भी उससे सप्लाई कर लें, है ना। तो उसकी फैक्ट्री F1 की मान लीजिए लिमिटेशन है 11, इतना कर सकते हैं आप। F2 से 13 का आप सप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम सप्लाई पॉसिबल फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज एंड दीज आर द डिमांड ऑफ दीज वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस की जो डिमांड है वो भी फाइनाइट नंबर होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, है ना। तो वो भी आपको दिया जाएगा। तो आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें ये जो टेबल है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन टेबल, और ये टेबल आपको दी जाएगी, है ना। एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हाउ मच यूनिट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज टू दीज डेस्टिनेशंस सो दैट द सप्लाई एंड डिमांड फुलफिल एंड वी गेट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अभी जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हमको सबसे पहले 2 स्टेप रहती हैं। पहली स्टेप में आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द स्टेप 1 इज टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFM, initial basic feasible solution, first step. And the second step is to find the optimal solutions, optimality test. In the first step we already get the solution, but in second step we test that whether the solution is optimal or not. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में जो आप IBFS निकालते हैं, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, उसके लिए भी 3 मेथड है आपके पास। 3 मेथड आपको डिस्कस करी गई थी। पहली मेथड थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरी मेथड की गई थी लीस्ट कॉस्ट मेथड, और जो थर्ड मेथड थी VAM, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे VAM। ओके, तो दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इन फर्स्ट आपकी चॉइस है, आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये 2 मेथड हमारी प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है, थर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं रिवाइज कर देती हूँ इसको आपके लिए। जो फर्स्ट मेथड थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अब जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा इसका, उसमें जो एंट्री है उससे बता दीजिए आप, विच इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें आप जो इसकी एंट्री स्टार्ट करेंगे वो यहां से करेंगे। जैसे मान लीजिए F1 की सप्लाई कितना हो सकता है 11, और W1 पे कितनी रिक्वायरमेंट है 6 की डिमांड है, तो दोनों में से जो मिनिमम है वो आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इस टाइप से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन, आपको इनिशियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड मेथड मैंने बताई थी लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम ये ध्यान में रखते हैं कि जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है, लीस्ट कॉस्ट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हमने कोई ये ध्यान नहीं रखा है कि कॉस्ट कम है ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं है। हमको सिंपल एक रूल अप्लाई कर दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दूसरी में लिस्ट कॉस्ट में हमने देखा सबसे कम कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम
किसी से पूछेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे तो आप वहीं करेंगे एलोकेट जहाँ पे कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है वहीं एलोकेट करेंगे आप। तो यहाँ पे जैसे सबसे कम कॉस्ट कहाँ दिख रही है आपको 13, सबसे मिनिमम 13, तो आपका जो एलोकेशन स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, ये होगा सेकंड मेथड में लीस्ट कॉस्ट। उसके बाद फिर इसके बाद जो हाईएस्ट जो 14 आपने बोला था उसमें होगा, फिर उसमें होगा एंड सो ऑन। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया था। अगर आपकी दो वैल्यू सेम आ रही है, दो जगह कॉस्ट सेम आ रही है, तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी में भी एक में कर सकते हैं, है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। अभी आज अपन देखेंगे वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी जैसे इस क्वेश्चन में सीधे लिखा है सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सॉल्व का मतलब आपको दोनों स्टेप करना है। आपको पहले इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग एनी मेथड, इट्स योर चॉइस, और फिर वो जो इनिशियल सॉल्यूशन आया है उसके ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाना है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड में हम कुछ भी ध्यान में नहीं रखते हैं, डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड उससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आप लिस्ट कॉस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, है ना। और थर्ड उन दोनों से बेटर है। तो आप कोशिश करें कि आप ये थर्ड मेथड अप्लाई करें क्योंकि इससे आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। दिस इज द इनिशियल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज मच क्लोजर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Okay, that's why it is advised, it is better to use third method, that is Vogel's approximation method. तो थर्ड मेथड आप करेंगे तो वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे और उसी मेथड के ऊपर फिर हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा देंगे। तो दोनों स्टेप आज हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में, वोगल्स मेथड लगाना और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। वेराइटी ऑफ मेथड्स रहते हैं तो फिर पहले आप उनको अलग अलग जो उनकी कैटेगरी बना लेते हैं आप, सेम कैटेगरी, और फिर उसके हिसाब से यही प्रॉब्लम यही यूज़ करके आप करते हैं क्योंकि कॉस्ट तो सेम ही लगना है ना। आपकी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेम ही लगना है एक जगह से दूसरी जगह जाने में सिंगल यूनिट की। जैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ इंदौर से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आप कौन सा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप एक ट्रक जैसे आप जा रहा है तो ट्रक में जो प्रोडक्ट जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, तो आप उनको ये देखेंगे ना, आपको कॉस्ट तो सेम ही लगना है। तो अपन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अपन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं है कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो एक अलग ओरिजिन हो जाता है। हमारी जो अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना। ठीक है, करें स्टार्ट। तो अभी फिलहाल सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या करते हैं आप, दो मेथड मैंने बता दी थी, उनमें आपको बताया था फर्स्ट स्टेप क्या रहती है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप ये चेक करते हैं टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है या नहीं, है ना। अगर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, ये जो डिमांड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड आप चेक करेंगे कितनी है, यहाँ पे इन सबको सम करो 43, और टोटल सप्लाई कितनी है ना। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये चेक करेंगे कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड कही जाएगी, अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड कही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या करें। मान लीजिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड आती प्रॉब्लम, है ना। अनबैलेंस्ड का मतलब या तो सप्लाई ज्यादा होती या डिमांड ज्यादा होती, है ना। मान लीजिए डिमांड ज्यादा है ना, जो इधर का सम है, मान लीजिए जो नीचे ये जो दिया रखा है इसका सम ज्यादा है, तो हमको एक डमी रो इसमें ऐड करनी पड़ती, है ना। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 रो है, और कॉलम कितने दिख रहे हैं हमको, 4 दिख रहे हैं। 4 कॉलम और 3 रो दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इधर का जो सम है ना, वो सम ज्यादा आ रहा है ना। अभी 43 आ रहा है, मान लीजिए इसका सम आ रहा है 40, और ऊपर से जो आप सम कर रहे हैं वो आ रहा है 43, है ना।
तो अपने को क्या है, अनबैलेंस्ड हो गई। तो ऐसे केस में अपने को एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। ये जो मैं डॉटेड बता रही हूँ आपको, ये डॉटेड कॉलम, दिस कॉलम इज कॉल्ड डमी कॉलम। आप डमी कॉलम मतलब झूठा कॉलम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ये वेयर हाउसेस दिए थे आपको कि यहाँ पे अपने को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन इन वेयर हाउसेस की जो डिमांड थी वो कम पड़ रही थी, सप्लाई हमारी ज्यादा थी 43। प्रॉब्लम थी हमारी अनबैलेंस्ड। उसको बैलेंस्ड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कॉलम का जो सम है वो कम आ रहा है तो एक डमी कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो कॉलम डमी है इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो आप 0 ले लेंगे। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये जो अंदर वाली एंट्री है 21, 16, ये क्या बता रही है? ये बता रही है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो क्योंकि ये डमी कॉलम आपने ऐड किया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू बैलेंस द प्रॉब्लम, इसलिए आपने जो अंदर की एंट्री है वो 0 ली है, उसकी कॉस्ट 0 ली है। बाय चांस यहाँ पे एलोकेट हो भी जाता है तो वो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होगा, तो वो आपकी कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। बैलेंस्ड जैसे अब इसकी जो ये रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 43 था और ये 40 है ना, तो इनका जो सम था वो 40 आ रहा था, तो इसकी जो डिमांड है वो आप 3 रख देंगे। 3 कम था यहाँ पे, 43 माइनस 43, तो इसकी डिमांड 3 कर देंगे। तो अब इधर का सम भी 43 आएगा और ऊपर का सम भी 43 आएगा, तो जो हमारी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड थी वो हो गई बैलेंस्ड। अब एक क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, अभी यहाँ पे कॉलम ऐड करा है मैडम, क्या कॉलम ही करना चाहिए या रो भी कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं, आप रो भी कर सकते हैं। तो आप रो कब करेंगे मुझे बताइए, इधर ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं, अभी मैंने डमी कॉलम करा था, इसमें मैं डमी रो कब ऐड करूंगी? जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आप एक डमी रो ऐड कर देंगे और उसके अंदर की एंट्री भी 0 कर देंगे, और जो कम जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो उसकी सप्लाई कर देंगे, तो प्रॉब्लम अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक केस आपका सॉल्व हो गया है कि सबसे पहले आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चेक करते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। यहाँ बैलेंस्ड है, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो हम आगे बढ़ेंगे फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप, और नहीं है तो फिर आप बैलेंस पहले उसको करते हैं इस टाइप। क्लियर है सबको? बैलेंस करना आ गया? चलिए अब इसके बाद अपन इनिशियल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से, उसके बाद उसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में स्टार्ट कर रही हूं, है ना। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये मेथड बेस्ट है, इससे आपका सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, जल्दी क्लोज टू सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज क्लोज टू ऑप्टिमल वन। तो ये आपने चेक कर लिया, प्रॉब्लम बैलेंस आ गई है। बैलेंस आने के बाद अपन वीएएम से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। वीएएम से निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं। कुछ पेनल्टी होती है, मैं इसी ट्रांसपोर्टेशन टेबल के ऊपर बता रही हूँ, आप लोग यहाँ नहीं बना लेना, है ना, यहाँ नहीं बना लेना। जैसे आप लोग नहीं उसको बना लीजिए, मैं उसी के ऊपर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड वी फाइंड रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी। तो दीज आर द वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रो, तो इससे अपन निकालेंगे रो पेनल्टी। ये हो जाएगी कॉलम पेनल्टी, क्योंकि ये कॉलम से निकल रही है ना, और ये हो जाएगी रो पेनल्टी। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? हाँ, इन फर्स्ट रो में हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज द हाईएस्ट पेनल्टी, है ना, 25 दिख रहा है आपको सबसे हाईएस्ट नंबर, है ना। तो रो पेनल्टी आप किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू लीस्ट वैल्यूज, है ना। रो पेनल्टी अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो लीस्ट वैल्यूज है
25 तो हाईएस्ट नंबर था, लीस्ट वैल्यूज यहाँ पे 13 और 16। पेनल्टी मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू लीस्ट वैल्यूज। यहाँ पे 16 13 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। तो इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू थी 11 ये सप्लाई था, अभी बाहर एक और चीज आ गई, तो दोनों में डिफरेंस बनाने के लिए इसको अपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ऐसे ही सेकंड रो में दो लिस्ट वैल्यू क्या है? सेकंड रो में 14 और 17, इनका डिफरेंस क्या है? तो इसको भी यहाँ पे दिस इज द रो पेनल्टी फॉर सेकंड रो। यहाँ दो लिस्ट वैल्यू क्या है? तो इस टाइप से ये तीनों रो की पेनल्टी निकल रही है। सिमिलरली वी विल फाइंड द कॉलम पेनल्टी फॉर दीज 4 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में आप ये देखेंगे कि दो लिस्ट वैल्यूज क्या है? क्या है दो लिस्ट वैल्यूज? 17 और 21। उनका डिफरेंस क्या है? 4। तो इसको भी इस टाइप से इस फर्स्ट कॉलम के नीचे लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, ताकि ब्रैकेट ये बाइफरकेट कर देगा कि ये पेनल्टी है और ये ऊपर डिमांड। जैसे ही सेकंड का निकालिए, सेकंड में क्या होगा? पेनल्टी क्या है सेकंड की? 2। यहाँ पे पेनल्टी 4। यहाँ पे पेनल्टी 10 आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड देख रहे हैं, थर्ड वाली, उसमें रो और कॉलम पेनल्टी आपने निकाल दी। अब इसमें जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में अपन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया था, लीस्ट कॉस्ट वाले में हमने जो सबसे लीस्ट कॉस्ट थी वहां से स्टार्ट किया था, और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में जो हाईएस्ट पेनल्टी होती है वहां से एलोकेशन शुरू करेंगे, उस कॉलम्स या रो से, है ना। फ्रॉम ऑल दीज रो एंड कॉलम पेनल्टीज वी आइडेंटिफाई द रो और कॉलम विथ हाईएस्ट पेनल्टी। तो यहां पे सबसे हाईएस्ट पेनल्टी किस रो या किस कॉलम में दिख रही है आपको? 4th कॉलम। सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या दिख रही है? व्हाट इज द हाईएस्ट पेनल्टी अमंग ऑल 3 3 9 4 2 4 10? तो सबसे हाईएस्ट 10 दिख रहा है आपको, तो इस पे स्टार लगा देंगे आप, इस पे स्टार लगा देंगे, मतलब इसके इस पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम है, इस कॉलम में एलोकेशन अपन करेंगे। अब इस कॉलम में कहां करेंगे? इस कॉलम में जहां लीस्ट कॉस्ट है वहां से आप एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे इस कॉलम में 3 जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, 3 सेल दिख रहे हैं, इनमें सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है? 13। तो वी स्टार्ट विद दिस सेल। अब इस सेल से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी डिमांड थी 15, सप्लाई 11 है, तो 11 और 15 में से मिनिमम क्या है? तो इसको 11 आप असाइन कर देंगे। ये 11 आपने असाइन कर दिया, 15 में से 11 माइनस हुआ, 4 बचा। यानी ये जो 4th कॉलम है यहाँ आपने 11 इसमें क्यों करा, फिर से बता रही हूं मैं। आपने ये पेनल्टी निकाली है, रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी देखी, जो हाईएस्ट पेनल्टी थी उसमें ये देखा 10 है। पेनल्टी कैसे फाइंड आउट करी है? हमने हर रो और हर कॉलम में जो लीस्ट वैल्यूज थी उनका डिफरेंस फाइंड करा है, वो पेनल्टी मिली है। उस पेनल्टी में हाईएस्ट पेनल्टी में आपने एलोकेशन किया है, 4th कॉलम आपको मिला है। उस 4th कॉलम में जहां सबसे कम कॉस्ट थी, लीस्ट कॉस्ट थी, वहां से एलोकेशन शुरू करा है। तो एलोकेशन तो आपको पता ही है, जो भी डिमांड और सप्लाई में मिनिमम वैल्यू होती है वो आप एलोकेट कर देते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट वाली फैक्ट्री है, इसकी सप्लाई जो थी 11 की थी, जो आपने यहाँ एलोकेट कर दिया, तो अब फर्स्ट फैक्ट्री का काम हो गया है। अब इस फर्स्ट वाली रो में कहीं पे भी एलोकेशन नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट रो में कोई एलोकेशन नहीं होगा, है ना। अब हमको केवल ये नीचे की 2 रो देखना है, यहां कहीं भी एलोकेशन नहीं होगा, तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। क्रॉस कर दिया है, मतलब अब यहाँ पे कहीं भी एलोकेशन नहीं होने वाला है पहली रो में। अब आप जो रिमेनिंग है वापस उनमें वही पेनल्टी आप फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 रो में तो कोई एलोकेशन हुआ ही नहीं है, तो इनकी पेनल्टी तो एज इट इज वही रहेगी। 3 थी तो 3 रहेगी, और यहाँ पे 9 थी तो 9 ही रहेगी, जो मिनिमम का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो कुछ हटा ही नहीं अभी। सिमिलरली लेकिन अब जो कॉलम है, कॉलम की चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉलम में अभी ऊपर वाला ये हट चुकी है रो, है ना। तो ये वाले दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे। आपके पास बस ये 2 ही बची है, ये तो आपकी हट गई है, ये हट चुकी है, ठीक है। तो ये हट चुका है, इसलिए आपका जो डिफरेंस निकलेगा, ये जो पेनल्टी निकलेगी, अब केवल यही 2 वैल्यू बची है रिमेनिंग, तो इनका डिफरेंस निकलेगा। तो 17 और 32 का डिफरेंस क्या है?
15। तो अब जो पेनल्टी पहले 4 थी वो चेंज होके 15 हो गई, है ना। ऐसे आप रिमेनिंग निकाल लीजिए। ये कितना आएगा, 18 और 27 का डिफरेंस। तो इस तरह से ये पेनल्टी चेंज हो गई। अब इन जो नेक्स्ट पेनल्टीज आपने निकाल रखी है उनमें हाईएस्ट पेनल्टी देखेंगे। उनमें हाईएस्ट क्या है, 3, 9, 15, 9। इसमें से 18 है, अभी भी 18 ही हाईएस्ट है, इसको स्टार लगा देंगे। मतलब अभी भी यही जो कॉलम है इसी में होगा एलोकेशन। अब इस कॉलम में यहाँ तो हो चुका था, ये 2 रिमेनिंग बचे हैं। इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट क्या है, दोनों में से 23 और 41 में से मिनिमम देख रहे हैं अपन, है ना। तो 23 मतलब अब जो एलोकेशन होगा 23 वाले सेल पे होगा। अब इसकी जो सप्लाई है वो 13 है और डिमांड यहाँ पे कितनी बची है, 4 बची है। तो 4 और 13 में से मिनिमम क्या है, 4। तो यहाँ पे 4 एलोकेट कर देंगे अपन, और ये 4 काट दिया आपने, ये 13 में से 4 गए तो बचे 9। ठीक है, तो ये 4 कट चुका है। तो अब इस कॉलम में कहीं भी एलोकेशन नहीं होना है, ये वाला भी अब कट हो चुका है। क्लियर है। अब ये जो बचे हुए सेल है इनमें अपने को देखना है, तो वापिस अब इनका डिफरेंस तो एक ही आना है क्योंकि ये दोनों ही है, तो ये डिफरेंस 15 ही आना है, इनका डिफरेंस भी 9 ही आना है और इनका वापस 4 ही आना है, यहाँ एलोकेशन नहीं होना है। अब इधर डिफरेंस चेंज हो सकता है, ये हट चुका है 23, तो इनमें 14, 18 और 17 में मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 17 और 14 वापस 3 आएगा पेनल्टी। और यहाँ पे जो मिनिमम है वो 18 और 27 है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 9। तो ये आपने फिर से नेक्स्ट यहाँ पेनल्टी निकालते जा रहे हैं और उनमें हाईएस्ट देख रहे हैं। अब ये 15, 9, 4, 3 और 9, इनमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15। तो यहाँ स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब अब जो आपका नेक्स्ट एलोकेशन है वो इस कॉलम में होगा। इस कॉलम में यहाँ तो ये कट चुका है, ये जो 2 सेल बचे हैं इनमें होगा। इन 2 सेल में से जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि जहां कॉस्ट कम होगी वहीं आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इन दोनों में से कॉस्ट कम का दिख रही है आपको, 17। तो यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। अब इस वाली रो में 9 वैल्यू बची है और यहाँ पे बचा है 6। तो 9 और 6 में मिनिमम क्या है, 6। तो यहाँ पे 6 एलोकेट कर दिया आपने, ये 6 कट गया, ये 9 में से 6 गया, 3 बचा, है ना। अब ये कट चुका है 6, मतलब अब इस वाले कॉलम में कहीं भी एलोकेशन नहीं होना है, तो यहां कुछ भी पेनल्टी नहीं निकलेगी। ये क्रॉस लगा दिया हमने क्योंकि ये कॉलम भी आपका सेटिस्फाई हो चुका है, फुलफिल हो चुका है ना। इसकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो चुकी है। तो ये सारे आपने काट दिए। अब ये बचे हुए हैं, है ना, इनमें करना है एलोकेशन। तो अब इन दोनों का डिफरेंस वही आएगा 9, वापिस यहाँ पे डिफरेंस वापिस 4 आएगा। इधर चेंज हो सकता है ना, 14 और 18 का अभी चेंज होके पेनल्टी अब 4 हो जाएगी और यहाँ पे वापिस 9 ही रहेगी। क्लियर है सबको। अब इनमें 9, 4, 4, 9, इनमें मैक्सिमम देखेंगे क्या है, 9 है, लेकिन ये 2 जगह आ रहा है। तो ये आपकी चॉइस है, वापस आपके पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो ये आप रैंडमली दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, आपकी चॉइस है ना। अब जैसे मैं ये वाला 9 लेती हूं तो मैं ये एलोकेशन कहाँ करूंगी, 18 और 27 में से एक में करूंगी। और अगर मैं वो वाला 9 लेती हूं तो एलोकेशन में 27 और 18 में से, तो आगे मेरे पास 18 ही आएगा मिनिमम दोनों केस में। तो ये मैं किसी एक में ले सकती हूँ। मान लीजिए यहां ले लिया मैंने, इन दोनों में से 18 ही आ रहा है मिनिमम। 18 में 10 है और 3, 10 और 3 में मिनिमम क्या है, 3। तो 3 दे दिया, यहाँ कितना बचा, 7। तो ये 3 दे दिया है, फुलफिल हो गया है। इसका मतलब यहाँ भी आप इस रो की भी आपकी फुलफिल होगी। यहाँ 27 ही बचा है, 18 बचा है ना। ठीक है, यहाँ अब रिमेनिंग ऑब्वियस सी बात है कि इसकी अभी 7 बची है, यहाँ 12 बचा है और यहाँ जो सप्लाई है वो 19 बची है। तो 19 में से 12 और 7 दोनों इक्वल है। यहाँ इसको 12 चाहिए, आप 12 दे दो, और यहाँ 7 चाहिए तो 7 दे दो। 12 + 7 इज 19। तो ये इसीलिए हमने सबसे पहले चेक करा था कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है या नहीं है। तो टोटल डिमांड टोटल सप्लाई था, इसलिए आखिरी में कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं बचेगी। तो ये आपका पूरा एलोकेट हो चुका है। तो आखिरी में आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जहां जहां आपने एलोकेशन किया है वहां वहां आप उस यूनिट की जितनी, जैसे मान लीजिए 11 यूनिट ट्रांसपोर्ट करिए और एक यूनिट की कॉस्ट 13 है, तो ये कॉस्ट निकालने के लिए आप इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इस टाइप से जहां जहां एलोकेशन किया है जितने भी ऑक्यूपाइड सेल है सबके लिए प्लस कर देंगे। तो ये कॉस्ट आप क्या देगी, 11 इंटू 13 प्लस 6 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 23 प्लस 7 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 18, 796 rupees 796 is our initial basic feasible solution of given transportation problem by Vogel's approximation method। तो ये जो किसने क्वेश्चन किया था मेरे से स्टार्टिंग में कि तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है, आप समझ में आ गया होगा, है ना। ये सबसे बेस्ट है, इससे जो सॉल्यूशन है, हाँ आपने पहले की मेथड्स नहीं देखी है, आप वो मेथड देख लेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो अभी आप लोग कैपेबल हो गए हैं कि आप इनिशियल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और किसी मेथड का नाम होता है स्पेशली तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, और अगर मेथड का नाम नहीं दिया होता है तो ये आपकी चॉइस रहती है, देख लेना बाद में, प्रैक्टिस आप कर लेना। तो ये इस टाइप से आपने इनिशियल सॉल्यूशन निकाल लिया, स्टेप फर्स्ट हमारी हो चुकी है। नाउ वी विल चेक वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। ऑप्टिमल मतलब वो सॉल्यूशन जिससे आपकी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई भी फुलफिल हो जाएगी, और आपको जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम वही आएगी, उससे आप और मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑप्टिमल का मतलब यही है, अगर प्रॉफिट निकलना है तो मैक्सिमम निकलेगा, उससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो मेथड होती है वो मोदी मेथड होती है, मॉडिफाइड मेथड होती है, ठीक है। तो वो अब स्टार्ट करते हैं हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। सबसे पहले ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ऑक्यूपाइड सेल कितने हैं, है ना। आपने इसमें दो वर्ड्स चुने होंगे, डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। डीजनरेट सॉल्यूशन एंड नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन, ये दो आपने टर्मिनोलॉजीज सुनी होंगी। तो न्यूमेरिकली अगर हम देख लें बेसिकली, तो डीजनरेट का मतलब क्या होगा और नॉन डीजनरेट का मतलब क्या हो जाएगा। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है ऑक्यूपाइड सेल है, इफ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू m plus n minus 1, here m shows number of column and number of row minus 1, m plus n minus 1, we check whether our number of occupied cell, occupied और unoccupied, दो वर्ड आप देखेंगे। ऑक्यूपाइड सेल का मतलब क्या है, ये जो सेल है, इन सेल में जहां पे आपने एलोकेशन करा है दिस सेल इज ऑक्यूपाइड, और जहां एलोकेशन नहीं करा है वो कौन सी हो जाएगी, अनऑक्यूपाइड। दिस इज अनऑक्यूपाइड, दिस इज ऑक्यूपाइड। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज 6, and m number of column 1 2 3 4, number of row 1 2 3, 4 plus 3 minus 1 is again 6, that is our solution is non degenerate category, non degenerate। तो अब इस केस में हमको कुछ नहीं करना है, आपको यही चेक करना है कि ये डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट है तो हम वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, और अगर वो डीजनरेट आ जाता है बाय चांस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है क्वेश्चंस में, है ना। तो डीजनरेट कब आता है, जब आप चेक करते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है वो अगर कम आते हैं, ठीक है, देन अवर सॉल्यूशन इज डीजनरेट। तो डीजनरेसी को दूर करने के लिए आप एक मन से, जैसे आपने उधर बैलेंस जो अनबैलेंस करने के लिए आपने डमी रो ऐड की थी, वैसे आप एक डमी एलोकेशन करते हैं। डमी एलोकेशन आप बहुत माइन्यूट रहता है, उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं अपन, एप्सिलॉन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एलोकेशन 6 ना होते हुए 5 ही होते,
कम होते तो आप एक डमी एलोकेशन एप्सिलॉन वाला, जहां पे आपको बचे हुए में से लीस्ट कॉस्ट दिख रही है वहां आप असाइन कर देते, तो फिर अब आपका एलोकेटेड जो ऑक्यूपाइड सेल है वो एक बढ़ जाता, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो डीजनरेट से नॉन डीजनरेट हो जाता। तो इस टाइप का भी आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको 99% इक्वल ही आएगा, है ना, पर वो मैं कॉम्प्लिकेटेड केस बता रही हूँ कि ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस केस में सॉल्यूशन अगर डीजनरेट आता है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि अगर आपका सॉल्यूशन डीजनरेट आता है तो आप कैसे डीजनरेसी को हटाएंगे और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन के हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय मोडी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, है ना। ऑप्टिमलिटी टेस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। तो फर्स्ट तो हमने ये चेक कर ही लिया है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, नॉन डीजनरेट आ रहा है, ठीक है। सिंस m plus n minus 1 is 6 equal to number of occupied cell, so that the solution obtained is नॉन डीजनरेट। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर केस में नॉन डीजनरेट ही आएगा। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, और अगर गलती से डीजनरेट आ जाता है तो उसके लिए भी एक छोटा सा स्टेप है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। क्लियर? ओके। अब इसमें भी सबसे पहले अपन दो टाइप के हैं, एक ऑक्यूपाइड सेल। हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या निकालेंगे, फॉर ऑक्यूपाइड सेल we find Cij equals to ui plus vj, है ना। सबसे पहले जो आपने ट्रांसपोर्टेशन टेबल पहले बना रखी थी वो वापिस आप बना लेंगे। उसमें 4 कॉलम थे हमारे पास, 3 रो थी। अब इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए बनाई है, इसमें केवल हम वही एंट्रीज लिखेंगे, वही कॉस्ट लिखेंगे जहां पे आपने अलोकेशन किया है ऑक्यूपाइड सेल, है ना। इन दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इन दिस ट्रांसपोर्टेशन टेबल वी राइट ओनली द कॉस्ट ऑफ द सेल विच आर ऑक्यूपाइड। अब जैसे आप मेरे को बताइए कि फर्स्ट रो में कौन सा ऑक्यूपाइड था, ये 4th वाला ऑक्यूपाइड था, है ना। तो इसका 13 था, आपको कॉस्ट दे रखा था। यहाँ 20, ये भी ऑक्यूपाइड हो गया था आपका। आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज, जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताया है उससे चेक कर लीजिए। ये मैंने केवल इस टेबल में केवल मैंने वो वाली एंट्री लिखी जो ऑक्यूपाइड है, बाकी जगह मैंने छोड़ दिया, खाली मैंने वो नहीं लिखा। समझ में आ रहा है? अब ये एंट्रीज लिखने के बाद मैं यहां मैंने लिखा है आपके लिए, फॉर ऑक्यूपाइड सेल वी विल कंप्यूट Cij equal to ui plus vj. This is the formula for occupied cell. occupied जहां एलोकेशन करा है, Cij मतलब कॉस्ट जो आपको दे रखी है उस सेल की, और ui और vj, ui मतलब यहाँ नंबर है, अपन असाइन कर लेंगे। जो रो है उसके लिए u1, u2, u3, और कॉलम के लिए we will find v1, v2, v3 and v4, ठीक है। ये u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 ये अपन निकालेंगे, ठीक है। तो आपने ऑक्यूपाइड के लिए तो ये फॉर्मूला लिख लिया, और अनऑक्यूपाइड के लिए लिख लीजिए, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल वी विल फाइंड ui प्लस vj, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले फिर से बता रही हूँ मैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए मैंने ये टेबल बना ली है। इसमें मैंने वही कॉस्ट लिखी है जहां पे एलोकेशन करा है। अब उसके बाद मेरे को ये 7 पैरामीटर्स मेरे को फाइंड करने हैं। 7 कौन कौन से हैं, u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4। ये कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो रो के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब आप ये निकालने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, आप ऐसी रो या ऐसा कॉलम सर्च करेंगे जिसमें ज्यादा एलोकेशन है, हाईएस्ट एलोकेशन। तो कौन सा रो या कौन सी कॉलम दिख रही है, ये वाली सेकंड। सो सेकंड रो है, इसमें 1, 2, 3 एलोकेशन दिख रहे हैं। तो इसको आप मान लेंगे 0,
ये आपने मान लिया है। शुरुआत आप यहीं से करेंगे, क्योंकि आपको इन 7 में से कोई एक तो पता होना चाहिए, तब जाके आप बचे हुए निकालेंगे। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए 2 जगह एक जैसे आ जाएंगे तो फिर वो रेंडमली कोई भी एक ले लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे U2 को आपने 0 ले लिया। अब जैसे आपने U2 को 0 लिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने लग जाएगा अपने आप। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होने लग जाएगा, यहाँ U2, ये जो U2 है आपने 0 ले लिया। अब ये जो फॉर्मूला बनाया है मैंने, ये कैसे बनाया है कि ये जो ये वाली सेल है, इस सेल की कॉस्ट क्या है, ये 23, ये इसके इक्वल आएगी U2 प्लस V4 के, है ना। 23 इक्वल टू U2 प्लस V4। ये यहां से फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये 23 इक्वल टू U2 प्लस V4। फिर ऐसे यहाँ पे 13 इक्वल टू U1, 13 के यहाँ पे क्या है, U1 है और इधर क्या है, V4 है, तो U1 प्लस V4। ऐसे ही यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 18 के इक्वल क्या आएगा, U3 प्लस V3। ऐसे यहाँ पे 17 लिखा है, तो 17 किसके इक्वल आएगा, U2 प्लस V1, ठीक है। ऐसे ही 27 लिखा है, 27 किसके इक्वल आएगा, U3 प्लस V2। और लास्ट बचा है 18, किसके इक्वल आएगा, U3 प्लस V3, U2 प्लस V3, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस आ गई। एक बार देख लीजिए फिर से। हमने सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल में वही कॉस्ट लिखी जहां एलोकेशन हुआ था। फिर इसके बाद हमको ये 7 पैरामीटर्स U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 निकालने थे। वो निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है फॉर ऑक्यूपाइड सेल के लिए, CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो इक्वेशंस लिखी हैं। हाँ ये है ना, तो U3 और V3 हो गया इसके लिए, तो है ना। ऊपर वाला क्या है, U2 और V2 है। अच्छा, इसको U2 V2 कर दो, एक ही बात है। अब इनसे आपने एक को अगर इसमें से 0 कर दिया तो बाकी बचे हुए निकल जाएंगे। ये मैंने जैसे इसको 0 कर दिया था U2 को, तो मेरा U2 ज्यादा जगह आ रहा था, इसीलिए मैंने वो जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन है उसको 0 करना है, तो मैंने उसको 0 कर दिया। तो यहाँ पे U2 3 जगह आ रहा था मेरा, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा, ये मैंने 0 कर दिया तो डायरेक्टली यहाँ पे V4 की वैल्यू क्या आ गई, ये 0 हो गया U2, तो डायरेक्ट यहाँ से V2 कितना आ गया, ये 0 हो गया, तो यहां से डायरेक्ट V1 कितना आ गया। तो जहां जहां U2 था उसको 0 करने का ये बेनिफिट मिला कि जो रिमेनिंग वेरिएबल्स थे V4 V2 और V1 ये डायरेक्ट आपके पास आ गए। तो V4 आपका निकला 23, V2 आपका निकला 18 और V1 आपका निकला 17। अब बाकी के बचे हुए भी आप निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से। तो निकालिए बाकी की वैल्यूज क्या आ रही है। अब जैसे मान लीजिए V4 यहाँ पहला निकल चुका है, तो ये V4 की वैल्यू यहाँ रख दूंगी तो इससे U1 आ जाएगा। तो U1 कितना आ रहा है, U1 मेरा 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये जो V2 यहाँ पे निकाला है, ये V2 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगी तो यहाँ से U3 कितना आ रहा है, और ये जब जैसे आपका U3 आ जाएगा तो जब वो U3 यहाँ पे आप पुट कर देंगे 9, तो यहाँ से V3 कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे सारे पैरामीटर्स निकल चुके हैं, देख लीजिए। अब जो मैंने लाइन लिख रखी है, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल कंप्यूट UI प्लस VJ, ये लिख लीजिए आप लोग। फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल कंप्यूट UI प्लस, अभी जो कैलकुलेशन करी वो आपने ऑक्यूपाइड के लिए करी। ऑक्यूपाइड के लिए फॉर्मूला था हमारा CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। जो हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट है इसको आप फर्दर 2 स्टेप में डिवाइड कर देंगे। पहली स्टेप हो गई ऑक्यूपाइड सेल के लिए और दूसरी स्टेप हो जाएगी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, ठीक है। तो अब ये फॉर अनऑक्यूपाइड सेल फाइंड और कंप्यूट UI प्लस VJ।
ठीक है, तो फिर से हम वापस से टेबल बना लेते हैं अपनी। हमारी टेबल में 4 तो कॉलम थे और 3 रो। ठीक है, अब इसमें केवल अपन जो बाहर हमने इससे पहले की स्टेप में U1 U2 U3 ये सब जो निकाले हैं वो लिख देंगे। U1 कितना निकला था हमारा, तो ये हमने फिर से ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना ली। और अब हमारा जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट चल रहा था, जिसकी पहली स्टेप थी कि आपने फॉर ऑक्यूपाइड सेल जहां एलोकेशन करा था उसके लिए U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 जितने भी होंगे वो निकाले। स्टार्टिंग 0 से करी, क्योंकि 7 वैल्यू थी तो 6 इक्वेशन थी, इसलिए एक वैल्यू हमको सपोज करनी पड़ेगी, वो 0 लेंगे हम, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये सब वैल्यू निकल गई फॉर ऑक्यूपाइड सेल। अब जो सेकंड स्टेप है ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, वो सेकंड स्टेप है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। करें इसको स्टार्ट? Yes. ठीक है, अब अनऑक्यूपाइड सेल में आप मेरे को ये बताइए कि जहां जहां अपन ने एलोकेशन कर लिया था उसको तो हम थोड़ा अलग से डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ एलोकेशन हो गया था तो ये ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे भी हो चुका था, यहाँ पे हो चुका था। जहां जहां आपने एलोकेशन कर लिया था 6 जगह, क्योंकि अपना m+n-1 की वैल्यू 6 आ रही है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सेल जो है हमने अभी हटा दी। ये हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, बिकॉज दीज 6 सेल आर ऑक्यूपाइड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनऑक्यूपाइड सेल। तो अनऑक्यूपाइड सेल की बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जहां डैश नहीं लगाया है मैंने, वो जितने भी सेल दिख रहे हैं आपको वो क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल। क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैंने आपको बोला है कि फॉर अनऑक्यूपाइड सेल कंप्यूट UI प्लस VJ, मतलब जैसे ये अनऑक्यूपाइड सेल तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग U1 कितना है, -10 और बीच में प्लस लगाना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग V1 कितना है 70, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7। ऐसे ही नेक्स्ट ये आएगा अनऑक्यूपाइड सेल, इसके लिए ये कितना है -10 और इसके लिए कॉलम कितना है +18, ये आ गया 8। इसके लिए ये कितना है -10 और ये कितना है 9। ये माइनस, जो माइनस में आ रहा है उसको माइनस में रखेंगे, प्लस में आ रहा है प्लस में रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे U2 0 है, इसके लिए V3 9 है, तो ये 9 आ रहा है। फिर यहाँ पे 9 + 17, दोनों प्लस में होने की वजह से दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 26 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर लास्ट सेल बचा है आपका 9 + 23, ये हो जाएगा 32। तो इस टाइप से हमने जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल थे उनके लिए UI प्लस VJ फाइंड आउट कर लिया है। देख लीजिए, क्लियर है? तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है कि ऑप्टिमल है या नहीं है। उसके लिए 3 स्टेप है। पहली स्टेप हमने पहले स्टेप में ऑक्यूपाइड सेल के लिए हमने UI VJ निकाल लिए, फिर ऑक्यूपाइड सेल के लिए अब जो अंदर ये एंट्री से ये निकाल ली। अब थर्ड स्टेप जो है लास्ट फाइनल है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो थर्ड स्टेप में अपन निकालते हैं नेट इवोल्यूशंस, है ना। थर्ड स्टेप है आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की, वो है फाइंडिंग नेट इवोल्यूशंस। नेट इवोल्यूशन मतलब अपन निकालते हैं इसमें वैल्यू नेट इवोल्यूशन डेल्टा IJ जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी CIJ माइनस UI प्लस VJ, है ना। डेल्टा IJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ये फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला डेल्टा डिनोट द नेट इवोल्यूशन फॉर द सेल, है ना। और डेल्टा की वैल्यू है CIJ माइनस UI प्लस VJ। आप समझ रहे होंगे इसमें नोटेशंस का मतलब, C मतलब कॉस्ट जो अंदर दे रखी थी क्वेश्चन में, UI VJ जो हमने निकाले हैं, और डेल्टा उससे आप निकालेंगे। ये जो वैल्यू आप निकालेंगे, ये निकालेंगे फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल। एक्चुअली ये हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसमें से क्या कहीं और ट्रांसफर करने पे नेट इवोल्यूशन में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल है, जो भी ये अनऑक्यूपाइड सेल है, उन्हीं के लिए निकालेंगे आप बस नेट इवोल्यूशन, ऑक्यूपाइड के लिए नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो करते हैं स्टार्ट इसको। इसमें 4 कॉलम है आपके, 3 रो है। अब आपको क्या निकालना है? अनऑक्यूपाइड के लिए निकालना है। तो पहले सबसे पहले जहां जहां ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड है उसमें आप डैश लगा देंगे, मतलब यहां मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगी। 6 सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे, वहां मैंने एलोकेशन किया था स्टार्टिंग में, तो वहां मैं उसके लिए नहीं निकालूंगी। नेट इवोल्यूशन मेरे को केवल अनऑक्यूपाइड के लिए ही निकालना है। तो शुरू करती हूं मैं यहां से निकालना। फॉर्मूला क्या है मेरा? CIJ, मतलब इसकी कॉस्ट कितनी लिखी थी? एक्चुअल जो क्वेश्चन में कॉस्ट दी थी, कितनी दी थी? 21 माइनस यहां पे आपने जो ये निकाली है UI प्लस VJ निकाला है, ये कितना निकला है? 7। तो 21 माइनस 7 कितना हो गया? 14। आप चाहो तो ये वाली स्टेप को स्किप कर सकते हो, ये मैंने अलग से आपसे UI प्लस VJ निकलाया फिर माइनस करा। आप डायरेक्ट सीधे ही वहां पे CIJ और फिर UI मतलब -10 वो भी कर सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, डायरेक्ट भी किया सकता है इसको। तो ये इस टाइप से आप कैलकुलेशन करेंगे। 16 माइनस 8 इज 8, 25 माइनस -1, जो माइनस में उसको माइनस में ही लिया जाएगा, 26, 14 माइनस 9 इज 5 एंड 41 माइनस 32 इज 9 एंड दिस इज 32 माइनस 26 इज 6। तो इस तरीके से हमने डेल्टा IJ, जिसको नेट इवोल्यूशन बोला जाता है, उसकी वैल्यू अनऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाल ली है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है या 0 आ रही है ना? ऑल डेल्टा IJ ग्रेटर और इक्वल टू 0, जितने भी नेट इवोल्यूशन है ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, पास हो गया सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्यूशन मिला था वही ऑप्टिमल है। अब उससे और ज्यादा लोअर जो 729 मेरी कॉस्ट आ रही थी वो सबसे लीस्ट होगी, उससे ज्यादा लोअर आप मिल नहीं सकता है, वो ऑप्टिमल। और अगर ये निगेटिव आ जाता, ये मैंने इसलिए चेक करा, ये ऑप्टिमिटी टेस्ट में जो स्टेप थी, सबसे पहले आपने ऑक्यूपाइड के लिए निकाला, फिर अनऑक्यूपाइड के लिए निकाला और फिर ये नेट इवोल्यूशन निकाला। तो नेट इवोल्यूशन की वैल्यू आप चेक कर रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू है वो आना चाहिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, आइदर पॉजिटिव और 0, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए आप फर्दर करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया है, इसलिए आप लिख देंगे हैंस करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। current solution is optimal, hence minimum transportation cost equal to 729 rupees. This is our final answer. ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा 796 था, ठीक, 796। अगर डेल्टा IJ की वैल्यू निगेटिव आ जाती तो मतलब वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। फिर आप उसको ऑप्टिमल बनाएंगे तो उसके आगे की स्टेप है। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगी। ये एक क्वेश्चन मैंने उठाया, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्टिमल मिल गया। अब मैं अगले लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन लूंगी जिसमें ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, जिसमें आपका डेल्टा IJ निगेटिव आ जाएगा। तो आप उसमें बस एक स्टेप और होगी, एक बार और टेबल बनेगी, है ना। उसमें अपन क्या करेंगे उसका भी मैं एक आपको रफली बता देती हूँ, है ना। बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सारे पॉजिटिव आ गए, अब अगर मान लो एक निगेटिव आ जाता तो जो निगेटिव आ रहा है आपको अब एलोकेशन वहां करना है। मतलब गलत हो गया एलोकेशन हमारे, वो जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है वो सेल कि वहां निगेटिव डेल्टा IJ आ गया है, निगेटिव नेट रिलेशन आ गया है, तो आपको जो एलोकेशन है वो वहां पे करना है, उस सेल में करना है। तो वापस वही वोगल से अप्रोक्सीमेशन पे आप जाएंगे और देखेंगे कि वो जो जहां एलोकेशन उस रो या कॉलम में किए हैं उसको वहां से रिप्लेस करके दूसरे पे कर देंगे।
है ना, वो उसके लिए भी एक प्रॉपर मेथड है, आप उसका क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, बुक में देखेंगे क्वेश्चंस तो इधर आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो वो बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, तो वो आगे की स्टेप है, पर अभी आपको अगर सारे पॉजिटिव मिल गए मतलब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया, ठीक है। और आपको सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है तो ये पूरा करना है, उसमें इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है पहले किसी भी एक मेथड से, गूगल से निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जैसा इसमें करा, और उसके बाद फिर इस टाइप से ऑप्टिमेटिव टेस्ट लगाएंगे, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट कहा जाएगा। हाँ, अगर तीनों मेथड में से कोई एक मेथड पूछते हैं कि फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, आपको ऐसा बोलेंगे कि फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, तो आप वो 3 मेथड में से करेंगे। और अगर आपसे पूछते हैं कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो वो अंडरस्टूड है कि आपको इनिशियल निकालना है पहले और फिर ऑप्टिमल निकालना है। प्रॉफिट वही बताया मैंने आपको, उस सेल को, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने असाइनमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है आपका, असाइनमेंट में एक सेकंड क्वेश्चन दिया है, उस सेकंड क्वेश्चन में जो आपको कॉस्ट दी गई है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगी ताकि वो क्वेश्चन भी अपना हो ही जाएगा, है ना। उस सेकंड क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं, इसमें भी शायद मेरे हिसाब से 4 रो और, है ना, ये जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है असाइनमेंट का, 3 रो है, इसमें 4 कॉलम है, एंट्रीज बोलिए बेटा। तो जो मैंने असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन दिया है वो अभी सॉल्व करा दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं करने के लिए, उसको भी आप ऐसे ही पूरा करेंगे। और अब उसको कैसे करेंगे आप, उसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये वाला क्वेश्चन है वो जो लिख रखा है मैंने, ये टेबल दिख रही होगी आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रॉफिट, अभी जो ये दे रखा था यहाँ पे, ये क्या था, कॉस्ट था, अभी इस क्वेश्चन में कॉस्ट था, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट है। कॉस्ट आपको मिनिमम करना है और प्रॉफिट आपको मैक्सिमम करना है, तो प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाता है ये, तो इसको आप पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 66, 81, है ना। तो सबसे पहले तो वही टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई चेक करेंगे, और 81 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो उस 81 में से आप सारी वैल्यूज को माइनस कर देंगे। जैसे कि 81 हाईएस्ट है, तो 81 में से आप सबको माइनस कर देंगे, तो दिस प्रॉब्लम कन्वर्ट टू मिनिमाइजेशन, दिस इज अवर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। वी विल कन्वर्ट दिस मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्सट्रैक्टिंग all the entries from the highest value, all the entries from highest value, that is 81 is highest, तो 81 minus 15 is 66, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वैसे 98 है इसमें, यहाँ पे 90 आएगा, दिस वैल्यू इज 90 नॉट 19, है, तो हाईएस्ट इज 90, तो 90 माइनस 15 इज 75, तो इस टाइप से आप सबको माइनस कर देंगे, तो कितना आ रहा है, करते जाइए, 75, 10, 0, ये ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, 39, 48, ये हो जाएगा 50, है ना। इससे आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा असाइनमेंट का, इसीलिए मैंने अभी बता दिया इसको एडवांस में आपको, और आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको होमवर्क, जो आप आज जो मैंने पूरा पढ़ाया वो लेक्चर जिनको समझ में आया है वो एक क्वेश्चन के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, तो उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो लास्ट में क्या आ रहा है, 30 है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट दिए हैं अंदर कॉस्ट की जगह, तो उसको आप मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको सारी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अब ये आप वापस वही पे आ गए जो आपको इस क्वेश्चन में दिया था, सेम इससे VAM से पहले आप गूगल से अप्रोक्सीमेशन से इसका इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उससे आप उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, और सारे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे तो ऑप्टिमल होगा, नहीं आएंगे तो निगेटिव होगा, नहीं आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी, और अगर आ जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो सिंपल आपने जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी, जहां एलोकेशन करा है उससे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, लेकिन अब जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रॉफिट से होगा, ना कि इससे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं एलोकेशन आप कर रहे हैं, X का, यहाँ Y का, यहाँ Z का, यहाँ U का,
यहाँ v का और यहाँ पे t का, इस टाइप से आप एलोकेशन करते हैं। ये एक जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ मैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये x का जो मल्टीप्लाई है वो 33 से करेंगे, है ना, y का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था, ये तो हमने कन्वर्ट करा है उसको मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन में। तो आखिरी में जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा वो जो भी एलोकेशन आपका हो रहा है उसका एक्चुअल जो वैल्यू आपको दी गई थी प्रॉफिट टेबल की, उससे मल्टीप्लाई करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका असाइनमेंट का कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप प्लीज करके रखिएगा। तो आज के लेक्चर का हमको एक बेनिफिट मिलेगा जो ये होना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी एक्चुअल में, है ना। हाँ, प्रॉफिट ट्रांसपोर्टेशन का, अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं प्रॉफिट बाय ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके जो असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन है शुरू के वो हो गए हैं। इसके बाद अपन असाइनमेंट में असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन के बाद, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपकी जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट को हमने 2 सब यूनिट में डिवाइड कर दिया है। एक है ट्रांसपोर्टेशन जो आज अपना कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट शुरू करेंगे अपन असाइनमेंट। थैंक यू।